वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 22 जेनेटिक्स एंड वेरिएशन में से आज हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, या हम इसको कह सकते हैं मैटरनल फीटल RH इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है। बच्चों, यहाँ पे आप लोगों ने एक बात नोट करनी है कि ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस बोर्ड के पेपर्स को देखा, उसमें मैंने ये देखा कि ये वाला क्वेश्चन 2-3 दफ़ा रिपीट हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने अच्छे से सुनना है, अच्छे से इस पर अपने बुक से कंसल्ट करना है, गौर करनी है इस पर। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस क्या होती है। अब बच्चों, मैं आप लोगों को एक केस बताती हूँ कि मैटरनल फीटल RH इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है। कि एक पर्सन, ठीक है, एक पर्सन या एक वुमेन है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक RH नेगेटिव वुमेन है। RH नेगेटिव वुमेन का हम कह सकते हैं कि मैटिंग हुई, या RH नेगेटिव वुमेन जो है उसकी शादी हुई है RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप रखने वाले मेन से। अब बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि अब वो जो चाइल्ड रिसीव करेगी वो भी होगा RH पॉजिटिव। ये बात याद रखें, वुमेन जिसका ब्लड ग्रुप है RH नेगेटिव, RH पॉजिटिव मैन के साथ उसकी शादी होती है, तो देन उसके जो ऑफस्प्रिंग आते हैं या जो चाइल्ड है उसके पास RH पॉजिटिव जाएगा। बच्चों, आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा कि RH पॉजिटिव जो पर्सन होता है वो RH नेगेटिव वाले को ब्लड दे सकता है, बिकॉज़ RH नेगेटिव उसके पास कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं होती। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में जो एंटीबॉडी होती हैं उनको हम कह सकते हैं कि ट्रिगर करते हैं RH पॉजिटिव एंटीजन। अगर RH पॉजिटिव एंटीजन मौजूद होंगे, या हम कह सकते हैं अगर रेड ब्लड सेल पे RH पॉजिटिव या RH फैक्टर मौजूद है, तो देन वो पर्सन RH पॉजिटिव है। अगर RH फैक्टर मौजूद नहीं है तो वो RH नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वुमेन है इसके पास इसको हमने नाम दिया है RH नेगेटिव का। इट्स मीन कि इसके पास एंटीजन प्रेजेंट, RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, और इसके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर RH फैक्टर प्रेजेंट है, इस वजह से ये RH पॉजिटिव है। अब इन दोनों की मैटिंग हुई, देन जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है वो है RH पॉजिटिव। अब ये आप लोगों को बच्चों पता है कि जो मेन है उसकी प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि RH पॉजिटिव के लिए हम कहते हैं कि जो जीन्स होते हैं वो कैपिटल D होते हैं, कैपिटल D या कैपिटल D स्मॉल d, ये कंडीशन आ जाती है, तो जो पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होता है। इट्स मीन ये जो पर्सन है, ये जो मैन है, ये RH पॉजिटिव है। इसकी जो अलील्स होंगे या जो इसकी जीनोटाइप होगी वो कैपिटल D जीनोटाइप कैपिटल D या कैपिटल D स्मॉल d हो जाएगी। अब ये RH नेगेटिव है, इट्स मीन इसके पास ये कंडीशन है, इसकी जीनोटाइप तो ये है। अब इस वजह से इनके तमाम के तमाम, अब हम कह सकते हैं कि अगर जीनोटाइप मेन की कैपिटल D या स्मॉल d है तो उनके हाफ ऑफस्प्रिंग कैपिटल D स्मॉल d होंगे एंड और RH पॉजिटिव होंगे। बच्चों, यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं ये कंडीशन, इस कंडीशन में आप लोगों यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल क्रॉस करवाते हैं कि अगर पर्सन की जीनोटाइप कैपिटल D और स्मॉल d है, और वुमेन की स्मॉल d और स्मॉल d, और उसकी कैपिटल D या स्मॉल d है, देन रिस्क होगा कि एक कंडीशन ये भी आ सकती है और एक कंडीशन ये भी आ सकती है। होमोजाइगस रिसेसिव भी आ सकते हैं और हेट्रोजाइगस की कंडीशन भी आ सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैन की जीनोटाइप कैपिटल D स्मॉल d थी तो हाफ उसके ऑफस्प्रिंग कैपिटल D और स्मॉल d वाले होंगे, और हाफ जो हैं वो स्मॉल d और स्मॉल d वाले होंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं
ये वाली भी जीनोटाइप हो सकती है। अब ये जीनोटाइप कैपिटल डी और कैपिटल डी है। वुमेन का तो ये एक ही है, उसके पास यही जीन्स हैं, उसके पास एलील्स हैं। अब इस कंडीशन में भी कैपिटल डी और स्मॉल डी हो सकता है, कैपिटल डी और स्मॉल डी हो सकता है, इसमें ये कंडीशन आ सकती है। अब बच्चों ये बात आप देखें, ये RH नेगेटिव होगा और ये RH पॉजिटिव होगा। अगर पर्सन की जो मैन है उसकी जीनोटाइप कैपिटल डी और स्मॉल डी है, देन हाफ उसके ऑफस्प्रिंग RH नेगेटिव होंगे और हाफ जो है वो RH पॉजिटिव होंगे। लेकिन अगर उसकी कैपिटल डी और कैपिटल डी है, उसके फिर हम कह सकते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो टोटली RH पॉजिटिव होंगे, RH पॉजिटिव होंगे। अब बच्चों यहाँ पे देखें, आप लोग कहते हैं कि अगर रेड ब्लड सेल फीटस के RH पॉजिटिव फीटस के वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करते हैं और वो RH नेगेटिव मदर की ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, तो मदर इम्यून सिस्टम रिएक्ट करेगा फीटल RH एंटीजन स्टिमुलस को और लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज़ तैयार करेगा। बच्चों ये बात आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ी थी, ये मैंने बात आप लोगों को बताई थी कि जो RH पॉजिटिव वाला पर्सन है वो RH नेगेटिव वाले को ब्लड दे सकता है, बिकॉज RH नेगेटिव वाले के पास कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं होती। अब बच्चों यहाँ पे अगर हम ये कंडीशन देखते हैं कि ये मदर जो है वो RH नेगेटिव है, फादर RH पॉजिटिव है, ऑफस्प्रिंग जो आए हाफ तो RH नेगेटिव है, हाफ RH पॉजिटिव है। ये RH पॉजिटिव या ये RH पॉजिटिव, इन दोनों में ऑफस्प्रिंग हम ये कह रहे हैं ना कि ऑफस्प्रिंग RH पॉजिटिव है। बच्चों ऑफस्प्रिंग के RH जो कि वो वाला ऑफस्प्रिंग जो RH पॉजिटिव है उसमें से एंटीजन निकलेंगे। RH एंटीजन वो मदर के प्लेसेंटल बैरियर से क्रॉस करते हुए मदर के ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे और मदर का ब्लड लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा। बच्चों आप लोगों को इस बात का पता है कि जो एंटीजन होते हैं वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करवाते हैं, एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। तो इट्स मीन कि RH फैक्टर या RH एंटीजन जब मदर के ब्लड स्ट्रीम में गई थी तो मदर ने क्या किया है, मदर ने लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दी हैं, एंटीबॉडीज़ तैयार करना शुरू हो जाएंगी। कहाँ पे? मदर ब्लड के अंदर। क्या होगा? जब RH पॉजिटिव ऑफस्प्रिंग के RH एंटीजन गए हैं कहाँ पे? मदर ब्लड स्ट्रीम में। मदर ब्लड स्ट्रीम ने क्या किया है? लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दी हैं। अब जब ये RH एंटीबॉडीज़ सीप करेंगी उसके प्लेसेंटा से उसकी ब्लड सर्कुलेशन फीटस में, तो वहाँ पे तो हीमोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगी। बच्चों ये बात याद रखनी है आप लोगों ने, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, मैं बार बार इस बात पे आप लोग को गौर करवा रही हूँ कि RH नेगेटिव से RH पॉजिटिव को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ नहीं किया जा सकता। अब जो ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग हम यहाँ पे लिखते हैं मदर, ऑफस्प्रिंग मदर है RH नेगेटिव, ऑफस्प्रिंग है RH पॉजिटिव। बच्चों RH पॉजिटिव RH नेगेटिव वाले को दे सकता है। यहाँ से अभी हम लोगों ने ये पढ़ा है कि RH पॉजिटिव जो ऑफस्प्रिंग है उससे क्या होगा, मदर की ब्लड स्ट्रीम में ये चला जाएगा, वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ़ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। जब ये लार्ज नंबर ऑफ़ एंटीबॉडीज़ बनी हैं तो वहाँ से वो सीप करके ये ऑफस्प्रिंग तक भी तो आएंगी। अब ये तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम ये कह सकते हैं ना कि ये जो केस है यहाँ से यहाँ ये नहीं हो सकता। जब RH नेगेटिव वुमेन जो है मदर, उसमें से एंटीबॉडीज़ सीप करके ऑफस्प्रिंग तक जाती हैं तो वहाँ पे हीमोलाइसिस स्टार्ट हो जाती है। हीमोलाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है टूट जाना,
बिखर जाना, ब्रोकन डाउन हो जाना। हीम निकला है कहाँ से? हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन कहाँ पे होती है बच्चों? आप लोग को पता है कि रेड ब्लड सेल्स में क्या होती है, या हम कह सकते हैं कि जो ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इनका काम क्या होता है? कैरी ऑक्सीजन, इनके पास क्या होती है? हीमोग्लोबिन। इनमें हीमोग्लोबिन मौजूद होती है और हीमोग्लोबिन क्या करती है? कैरी ऑक्सीजन। अब जब मदर के RH नेगेटिव से एंटीबॉडी सीव करके ऑफस्प्रिंग RH पॉजिटिव में चली गई हैं, वहाँ पे हीमोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगी, फीटस के अंदर ब्रेकडाउन हो जाएगी, ब्रस्टिंग हो जाएगी रेड ब्लड सेल की फीटस के अंदर। जब ये डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है तो वो जो फीटस है उसको हम कहते हैं एनीमिया हो गया है। बच्चों एनीमिया को अगर हम देखते हैं तो हम ये कहते हैं लैक ऑफ एनीमिया, AMI एनीमिया, लैक ऑफ रेड ब्लड सेल्स। हीमोलाइसिस स्टार्ट हुई, हीमोलाइसिस मीन रेड ब्लड सेल्स की ब्रस्टिंग स्टार्ट हो गई, टूटना फूटना शुरू हो गए, क्योंकि मदर से एंटीबॉडीज बच्चे में जाना शुरू हो गई थी। अब जब हीमोलाइसिस फीटस के अंदर स्टार्ट हो गई है तो उस बच्चे को एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया क्या होता है? लैक ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ये बच्चों ये आप लोग प्रीवियस जो हैं क्लासेस वहाँ से पढ़ते आ रहे हैं। एनीमिया क्या होता है, गाइटर क्या होता है, ये छोटी छोटी टर्म्स का आप लोगों को पता होना चाहिए। अब एनीमिया क्या था? लैक ऑफ रेड ब्लड सेल। अब बच्चे के अंदर रेड ब्लड सेल की कमी होना शुरू हो जाएगी। अब यही एनीमिक फीटस जो है, बच्चे को एनीमिया हो गया, ये एनीमिक फीटस ये क्या करेगा? ये रिलीज़ करना शुरू कर देगा बहुत सारे इमेच्योर हम कह सकते हैं कि जो डिफ्रेंशिएट नहीं हुए हुए होते बच्चे के अंदर। हीमोलाइसिस स्टार्ट हुई, एनीमिया हो गया। एनीमिया वाला जो बच्चा है, जिस बच्चे को एनीमिया, वो ऑफस्प्रिंग फीटस हम कहेंगे, फीटस एनीमिया वाला वो क्या करेगा? वो स्टार्ट करना शुरू करेगा बहुत सारे इमेच्योर एरिथ्रोब्लास्ट अपनी ब्लड स्ट्रीम में भेजना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से उसको एक हीमोलिटिक डिजीज़ होगी, जिसके बारे में हमने पढ़ा है। उसको क्या कहते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटालिस। एरिथ्रोब्लास्ट, एरिथ्रो मीन रेड ब्लड सेल्स, ब्लास्टोसिस ब्लास्ट हो जाना, ब्रेकडाउन हो जाना, फ्यूटालिस निकला है फीटस से। तो बच्चों इस बात की सारी कहानी की आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमने ये देखा है कि RH नेगेटिव मदर को RH पॉजिटिव से जब एंटीजन आया था, इसने एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर दी। इसके लिए तो वो नुकसानदेह नहीं थी, लेकिन जब ये बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र हुई है यही एंटीबॉडी, तो बच्चे के अंदर वो क्या करेंगी? हीमोलाइसिस स्टार्ट कर देंगी। हीमोलाइसिस की वजह से उसको एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया होता है लैक ऑफ रेड ब्लड सेल्स। बच्चा क्या करेगा या फीटस क्या करेगा? वो बहुत सारे इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स बनाना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि बच्चे को हो गया है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटालिस। अब ये एनीमिक जो फीटस होता है, इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि अबॉर्शन भी हो सकता है या स्टिल बर्थ भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अबॉर्शन ही हो जाएगा, बल्कि उस बेबी की बर्थ भी हो सकती है। लेकिन जब उस बेबी की बर्थ होगी तो उस बच्चे को एनीमिया होगा, जेंडस होगा। आप लोगों ने ये टर्म सुनी होगी, जेंडस या एनीमिया। ये काफ़ी हम कह सकते हैं कि टर्म्स हैं जानी पहचानी। जो हम कहते हैं फ़लाँ को जेंडस हो गया है, फ़लाँ को एनीमिया था, तो इट्स मीन वहाँ पे वो उस कहते हैं ना कि अभी जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको जेंडस हो गया था। तो इसका मतलब ये होता है कि मदर का के जब ब्लड में से एंटीबॉडीज़ आई थी तो उस वक़्त उसको जेंडस या एनीमिया हो गया था। बेसिकली वो होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटालिस। अब हम ये भी कह सकते हैं कि अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है, प्रेगनेंसी या तो ये हम कह सकते हैं कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटालिस हो गई है, अगर फीटस में एरिथ्रोब्लास्ट हो गए हैं तो देन वो बच्चा या तो अबॉर्ट हो जाएगा। अगर स्टार्ट रहती है प्रेगनेंसी तो उस वक़्त जो फीटस है वो क्या करेगा? वो उसका लीवर और स्प्लीन स्वेल हो जाएगा और वो ज़्यादा सारे रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। बच्चों आप लोगों को इस बात का पता है कि हम कह सकते हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेज है जो
फीटल स्टेज होती है उसमें रेड ब्लड सेल्स के बनने की जगह जो होती है वो लीवर और स्प्लीन होती है, लीवर एंड स्प्लीन, लीवर और स्प्लीन। अब जब बच्चे को प्रेगनेंसी स्टार्ट रही है तो बच्चे के जो लीवर और स्प्लीन है वो स्वेल होना शुरू हो जाएंगे, स्वेल होंगे तो वो बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स बनाना शुरू कर देंगे। ये रेड ब्लड सेल्स बहुत तेज़ी से जब बन रहे हैं तो इनका रेड ब्लड सेल चूँकि इमेच्योर हैं तो ये टूटते जा रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स इमेच्योर हैं और टूटते जा रहे हैं। रेड ब्लड सेल्स के नतीजे में, के टूटने के नतीजे में हम ये कह सकते हैं रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन जब होती है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है बाइलिरुबिन, होता है बाइलिरुबिन। बाइलिरुबिन क्या करता है, वो उसके ब्रेन सेल्स को डैमेज कर देता है, वो स्किन जो उसकी वाइट होती है उसको वो येलो कर देता है। बाइलिरुबिन रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन के नतीजे में बाइलिरुबिन बनता है। बाइलिरुबिन क्या करता है, वो उसकी आइज़ का कलर येलो कर देता है, उसकी जो स्किन वाइट होती है उसको भी वो येलो कर देता है। बाइलिरुबिन का फंक्शन क्या है यहाँ पे, जब बच्चे को बाइलिरुबिन क्या करता है, ये फीटस को जेंडस कर देता है। हम कह सकते हैं कि उसकी स्किन को येलो कर देता है, आइज़ को भी येलो कर देता है, आइज़ को भी येलो कर देता है। अब इस कंडीशन को जेंडस कहते हैं। अब बेबी अगर अलाइव रहा है तो उसको सीवियर किस्म का एनीमिया होगा या जेंडस होगा। बेबी का ब्लड इमीडिएटली रिप्लेस करना चाहिए। अब वो बच्चा जिसको जेंडस है उसके ब्लड को इमीडिएटली करना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए किसके साथ, RH नेगेटिव ब्लड फ्री एंटीबॉडीज़ के, RH एंटीबॉडीज़ के साथ रिप्लेस कर देना चाहिए। मीन के उसको दूसरा ब्लड लगवा लेना चाहिए RH नेगेटिव एंटीबॉडीज़ वाला। अब बच्चों जो फर्स्ट RH इनकम्पैटिबल प्रेगनेंसी होती है उसमें इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। जो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी थी जब वो मदर RH नेगेटिव थी तो उस वक़्त इतना मसला नहीं होता, लेकिन जब दूसरा हम कह सकते हैं कि सेकंड टाइम जो स्टार्ट होती है तो उसमें थोड़ा सा इशू आ जाते हैं। अब फर्स्ट टाइम जो प्रेगनेंसी है उसमें हम कह सकते हैं कि RH incompatible pregnancy may not face much problem if very few of the fetal antigen cross placenta into maternal circulation and the amount of maternal antibody production is not very high। बच्चों ये वही बात जो भी मैंने आप लोगों को बताई है कि जो RH नेगेटिव इनकम्पैटिबल प्रेगनेंसी है उसमें फ़र्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में कोई इतना नहीं इशू होता, क्योंकि उस वक़्त कम बनी होती हैं एंटीबॉडीज़ मदर के अंदर जो कि फीटस के अंदर जाएंगी, वो इतनी उनकी प्रोडक्शन हाई नहीं होती। लेकिन जब प्लेसेंटा डीटैच होता है, जब प्लेसेंटा डीटैच होता है मीन बर्थ होती है बच्चे की, तो उस वक़्त वहाँ से कुछ RH पॉजिटिव जो एंटीजेंस होते हैं वो मदर की ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं और जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग होता है उसके लिए ये हार्मफुल होते हैं। ये RH एंटीबॉडी मदर के ब्लड में रहती हैं, नेक्स्ट RH पॉजिटिव फीटस के लिए ये एक रिस्क होती हैं। अब इसके लिए इलाज क्या है, RH सेंसिटाइजेशन जो है RH मदर की, उसको एक सिंपल थेरेपी का करवाई जाती है। जैसे कि उसको एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसके अंदर मौजूद होता है RH एंटी सीरम। प्रेगनेंसी जब स्टार्ट हुई, नेक्स्ट प्रेगनेंसी जब स्टार्ट होती है, बच्चों ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि फ़र्स्ट टाइम इतना इशू नहीं होता, लेकिन जैसे ही उस बच्चे की बर्थ होती है, जब प्लेसेंटा डीटैच होता है, वहाँ से RH एंटीजन मदर की ब्लड स्ट्रीम में दोबारा से चली जाती हैं। वो वहाँ पे जाके नेक्स्ट जो ऑफस्प्रिंग होगा, नेक्स्ट जो प्रेगनेंसी होगी, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल पैदा करेंगी। इस वजह से क्या किया जाता है कि उस वुमेन को RH नेगेटिव एंटी सीरम, RH नेगेटिव एंटी सीरम के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि वो नेक्स्ट आने वाले ऑफस्प्रिंग के लिए इतना हार्मफुल नहीं होती। एंटी सीरम दिए जाते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में, और जैसे ही बर्थ हो जाती है उस वक्त भी दिए जाते हैं। RH एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो क्या करती हैं, RH पॉजिटिव को
जो होते हैं एंटी सीरम, वो RH पॉजिटिव रेड ब्लड सेल्स जो फीटस के अंदर हैं उनको ख़त्म कर देते हैं। एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन जो कि स्टिमुलेट कर रहे होते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं। इंजेक्शन जो होता है वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में हम कह सकते हैं कि वो बिल्कुल डिसअपीयर हो जाता है। मीन के थर्ड टाइम अगर हो रही है तो उसके लिए उसको नए सिरे से लगवाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एक टाइम में मदर ने अगर RH पॉजिटिव के लिए वो जो RH नेगेटिव एंटी सीरम लिए थे इंजेक्शन के ज़रिए वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी चलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बल्कि जब सेकंड टाइम की होती है प्रेगनेंसी उसमें जो इंजेक्शन लगते हैं वो बर्थ के बाद भी जो लगता है उसके बाद वो अब ख़त्म हो जाते हैं। जब नेक्स्ट थर्ड स्टार्ट होगी तो उसके लिए एक नए सिरे से उस वुमेन को थेरापी करवानी पड़ेगी। बच्चों, आज तक के लिए आप लोगों ने जो पढ़ा था एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस को, इसको आप लोगों ने गौर से देखना है। ये बोर्ड के क्वेश्चंस में भी बोर्ड के पेपर्स में मैंने देखा है ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है। इसको गौर करना है, बुक से कंसल्ट करना है। तब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एपिस्टेसिस के बारे में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।